हेलो स्टूडेंट्स, आई एम आरती और मैं आप सबका वेलकम करती हूँ टू आरती एजुकेशन वर्ल्ड। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम आपकी करने वाले हैं 10th की वर्कशीट और जिसका सब्जेक्ट है सोशल साइंस और जो आपकी वर्कशीट नंबर 60 है और जिसकी डेट है 1 दिसंबर 2020। प्यारे बच्चों, ये जो आपकी वर्कशीट आई है वर्कशीट नंबर 60, ये आपकी राजनीतिक विज्ञान यानी कि किससे, पोल साइंस से है, राजनीति विज्ञान से। और इसमें हम पढ़ने वाले हैं विकास चैप्टर, और विकास चैप्टर का भी पढ़ने नहीं वाले, उसकी पुनरावृत्ति करने वाले हैं। और आप तो जानते ही हैं पुनरावृत्ति का क्या मतलब है, ढेर सारे क्वेश्चन। यस, आपकी जो वर्कशीट है ये लेंदी तो बिल्कुल है, लेकिन बच्चों उतनी ही इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि ये जो वर्कशीट आ रही है ना आपकी रिवीजन की, ये आपको एग्जामिनेशन में बहुत हेल्प करने वाली है, क्योंकि इसमें से ही तो आपको मैटर मिलेगा तैयार करने का, पढ़ने का, एग्जाम में लिखने का। तो इनको आपको बहुत ध्यान से करना है, ठीक है। चलिए अब शुरू करते हैं आपकी वर्कशीट। लेकिन बच्चों मैं आपको इससे पहले बता दूं, इस वर्कशीट में आपके 3 से 5 नंबर के 10 क्वेश्चन दिए गए हैं टोटल, ठीक है। उसके बाद एक अनुच्छेद दिया गया है जिसमें सूत्र आधारित 4 प्रश्न हैं। तो चलिए पहले करते हैं हम जो आपके 3 और 5 नंबर के क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन है आपकी वर्कशीट में, विभिन्न व्यक्तियों में विकास की धारणाएं अलग अलग होती हैं, व्याख्या कीजिए। तो हाँ, बिल्कुल होती हैं। विभिन्न व्यक्तियों में विकास की धारणाएं अलग अलग क्यों होती हैं? क्योंकि हर व्यक्ति की क्षमताएं अलग अलग होती हैं। क्षमताएं मतलब उनकी कैपेबिलिटी, है ना, उनकी एबिलिटी टू डू द वर्क, उन काम करने की उनकी क्षमता। हर व्यक्ति का दृष्टिकोण अलग होता है। हाँ बिल्कुल, हर एक चीज को हर एक इंसान अपने दृष्टिकोण से देखता है और हर एक इंसान का नजरिया बिल्कुल अलग होता है। तीसरा है, हर व्यक्ति की आवश्यकताएं भी अलग अलग होती हैं। ये भी बिल्कुल सही बात है। जो भी व्यक्ति होगा वो अपनी आवश्यकताओं के हिसाब से लेता है हर चीज़ को, आवश्यकताओं के हिसाब से करता है हर चीज़ को। तो हर व्यक्ति की आवश्यकताएं जरूरी नहीं है जिस चीज़ की मुझे उतनी आवश्यकता है दूसरे को भी उतनी हो, या जिस चीज़ की तुम्हें ज़्यादा आवश्यकता है मुझे भी उतनी है। तो हर व्यक्ति की आवश्यकताएं अलग अलग होती हैं और हर व्यक्ति का वातावरण भी अलग अलग होता है। इसलिए जो विभिन्न व्यक्तियों में जो विकास की धारणाएं होती हैं वो अलग अलग होती हैं। तो आप ये बच्चों ये 4 पॉइंट लिख देंगे और अपना क्वेश्चन का आंसर कर लेंगे। चलिए अब करते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 आपसे पूछा गया है, विश्व बैंक द्वारा उपयोग किए गए विकास मापदंड से यूएनडीपी द्वारा उपयोग किए गए विकास मापदंड किस प्रकार भिन्न है। पहले तो समझिए प्रश्न पूछ रहा है कि विश्व बैंक ने कुछ मापदंड दे रखे हैं जिससे पता चलता है, और यूएनडीपी ने कुछ दे रखे हैं। तो क्या क्या मापदंड है, किस चीज़ से वो नापता है विकास उनका कैसे अलग है। तो आप समझिए यूएनडीपी यानी कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, अगर हम इसे इसकी फुल फॉर्म लिखते हैं, ठीक है। देशों की तुलना उस देश के लोगों के शैक्षिक स्तर, उनके स्वास्थ्य और प्रति व्यक्ति आय प्रतिवर्ष के आधार पर करता है। अगर वो देशों की तुलना करता है कौन सा विकसित देश है, कौन सा विकासशील देश है, तो वो देखता है आपका संयुक्त जो यूएनडीपी ये देखता है वहाँ का शैक्षिक स्तर कैसा है, उनके लोगों का स्वास्थ्य कैसा है और उनकी प्रति व्यक्ति आय प्रतिवर्ष कितनी है। लेकिन विकास को मापने के लिए अगर हम विश्व बैंक का मापदंड देखें तो वो केवल प्रति व्यक्ति आय या फिर औसत आय कह लीजिए, एक ही बात है, उसको देखता है। तो अगर हम संक्षिप्त में बोलें, मानव विकास मापदंड यूएनडीपी द्वारा उपयोग किया जाता है, जबकि विश्व बैंक द्वारा केवल और केवल आर्थिक विकास किया जाता है। यानी कि बैंक तो बस हमारा पैसा धेला देखता है, और जबकि मानव विकास, मानव का कितना विकास हुआ उसमें शैक्षिक स्तर में, उनके स्वास्थ्य में, प्रति व्यक्ति आय में, ये पूरा का पूरा देखता है यूएनडीपी, ठीक है। तो ये आपके दूसरे क्वेश्चन का एकदम परफेक्ट आंसर होगा। चलिए अब आ जाते हैं प्रश्न नंबर 3 पे। प्रश्न नंबर 3 पूछा गया है, आर्थिक विकास के लिए साक्षरता क्यों आवश्यक है, व्याख्या कीजिए। देखिए बच्चों ये यहाँ पे भी है थोड़ा सा आंसर। देखो सबसे पहले ये समझ लीजिए, अगर साक्षरता होगी, एजुकेशन होगा, तो व्यक्ति क्या होंगे, अवेयर होंगे, जागरूक होंगे, और जागरूकता विकास में श्रेष्ठ योगदान करती है। आप जानते हो ना बच्चों, जो अगर आदमी अवेयर ही नहीं होगा तो विकास में कैसे योगदान देगा, है ना, आपने सुना भी है।
जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है वो खोवत है। तो वही हिसाब है भाई, जब जागरूक ही नहीं है तो अपना विकास कैसे करेंगे और फिर देश का कैसे करेंगे। और दूसरा, साक्षरता के कारण रोजगार के अवसर भी बनाए जा सकते हैं। भाई साक्षर होंगे, एजुकेशन लेंगे तो अपना कोई नई चीज़ करेंगे, नया रोजगार करेंगे, लोगों को भी रोजगार देंगे, है ना। और साक्षरता से आय में बढ़ोतरी होती है, साथ ही साथ गरीबी भी कम होती है। आप सब इससे सहमत होंगे। और बच्चों चौथा पॉइंट हमारा ये लिख सकते हैं, जैसा कि हम जानते हैं मानव भी तो एक संसाधन है, तो मानव संसाधन का प्रयोग भी साक्षरता के कारण ही बेहतर हो सकता है। अगर मानव संसाधन का प्रयोग, अगर लोग पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो कैसे मानव संसाधन का प्रयोग हो पाएगा। तो ये 4 पॉइंट आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए आप इन्हें लिख लेना, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। आपकी जेब में मौजूद धन उन सभी व्यक्तियों, वस्तुओं और सेवाओं को नहीं खरीद सकता जिनकी आपको बेहतर जीवन जीने की आवश्यकता हो सकती है। क्या ये सत्य है? स्पष्ट कीजिए। चलिए कर देते हैं स्पष्ट। हाँ, ये बिल्कुल सत्य है कि हमारी जेब में जो मौजूद धन होता है उन सभी वस्तुओं और सेवाओं को नहीं खरीद सकता जिनकी हमें बेहतर जीवन जीने की आवश्यकता होती है। क्योंकि धन से हम कुछ चीज़ें खरीद सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि कुछ चीज़ें हम खरीद सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें खरीद सकते हैं इनफैक्ट धन से हम। लेकिन स्वास्थ्य, वातावरण, भावनाएं, संवेदनशीलता, समानता, स्वतंत्रता इत्यादि तो नहीं खरीद सकते। क्या खरीद सकते हैं इनमें से हम कुछ भी? अगर कोरोना जैसी महामारी आ जाती है तो क्या वो गरीब अमीर में फ़र्क करती है? वो गरीब अमीर में फ़र्क किए बगैर सबको अपनी चपेट में ले लेती है ना। और साथ ही साथ चाहे किसी के पास कितना भी धन हो, चाहे वो आपका कौन सा हो, चाहे वो आपका इसका ट्रम्प हो, चाहे वो भारत में आपके राष्ट्रपति हो, कोई भी हो, उसके लिए कोई नहीं है, या एक मजदूर हो, वो सबके लिए समान हो जाती है। और साथ ही साथ समाज में अगर सुरक्षा नहीं हो तो चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, तो क्या होता है, तो वो बिना क्या किए हुए, बिना भेदभाव किए हुए, या बिना भेदभाव लिखिए आप यहाँ पे, बिना भेदभाव किए हुए क्या हो जाता है, किसी भी घटना का शिकार हो जाता है ना। तो अमीर हो कोई भी किसी भी घटना का शिकार हो जाता है। आप ये देखिए, अगर लड़कियों की सुरक्षा नहीं है, एक मतलब एग्जाम्पल दे रही हूँ, आदमियों के साथ भी कुछ भी हो सकता है, लड़कियों के साथ भी हो सकता है, तो क्या अमीर लड़की के साथ कुछ नहीं होगा ये ज़रूरी है? नहीं, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। तो इसी तरीके से अगर मारकाट चल रही है, पैसे छीने जा रहे हैं, फ़ोन छीने जा रहे हैं, तो क्या ज़रूरी है गरीबों के साथ ही वो अत्याचार होगा? वो किसी के साथ भी हो सकता है, ठीक है बच्चों। तो हम पैसे से सभी चीज़ें नहीं खरीद सकते, ठीक है। ये हो गया आपका चौथे प्रश्न का उत्तर। 5वां प्रश्न पूछा गया है, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में बालिकाएं कभी माध्यमिक स्तर की शिक्षा प्राप्त करने में सक्षम नहीं हो पाती। इसके 3 कारण लिखिए। हाँ, ये बहुत सही बात है भारत में, क्योंकि अभी भी महिलाओं को पुरुषों की अपेक्षा कमतर समझा जाता है। और दूसरा, भारत एक पुरुष प्रधान देश है, हम समझ जानते हैं। पुरुष प्रधान समाज होने के नाते समाज में लैंगिक भेदभाव है। और तीसरा कारण आप लिख सकते हैं, भारतीय समाज में लड़कियों से ज़्यादा लड़कों को, है ना, लड़कियों से ज़्यादा लड़कों को महत्व दिया जाता है। ये काट लेना बच्चों, ठीक है, लड़कों को महत्व दिया जाता है। तो ये हो गया आपके प्रश्न नंबर 5 का उत्तर, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं छठे प्रश्न पे। और बच्चों मैंने इस वर्कशीट के लिए बहुत मेहनत करी है, खुद से आंसर तैयार कर रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी करना, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर भी करना। चलिए प्रश्न नंबर 6 है, देश के विकास के लिए बेहतर सार्वजनिक सुविधाएं क्यों आवश्यक है? किन्हीं 4 सार्वजनिक सुविधाओं की व्याख्या कीजिए। देखिए बच्चों, सार्वजनिक क्षेत्र सभी लोगों के लिए होते हैं, चाहे वो सड़कें, पुल, रेलवे इत्यादि जैसी सेवाओं पर खर्चा पूरा करने के लिए करों यानी टैक्स और अन्य तरीकों के माध्यम से धन जुटाया जाता है ना। तो विकास में इसलिए तो सहायक होती है। सरकार रेलवे, नौवाहन, हवाई जहाज, मेट्रो और स्थानीय रेलगाड़ियाँ चलाती है। सरकार भारी खर्च करती है और सुनिश्चित करती है कि ऐसी सुविधाएं सभी के लिए उपलब्ध हो। सरकार उचित मूल्य पर किसानों से गेहूं, चावल खरीदती है, इसे अपने गोदामों में भंडारित करती है और राशन की दुकानों के माध्यम से उपभोक्ताओं को कम कीमत पर भेजती है। तो बच्चों 4 लिखनी थी, हमने तो बहुत सारी लिख दी। सड़कें, पुलें, रेलवे 3, तो ये हो गया, है ना। नौवाहन, रेलवे, हवाई जहाज, मेट्रो, तो हमने बहुत सारी चीज़ें लिख दी हैं, तो हमें और लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारा क्वेश्चन मोर देन सफिशिएंट है। 5 नंबर के क्वेश्चन में भी आप इस आंसर को लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए
अब आ जाते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ। सतत आर्थिक विकास क्या है? पर्यावरण को रोकने के 3 उपाय बताइए। तो बच्चों, सतत आर्थिक विकास क्या होता है? देशों, क्षेत्रों या व्यक्तियों की आर्थिक समृद्धि की वृद्धि को आर्थिक विकास कहते हैं। नीति निर्माण की दृष्टि से आर्थिक विकास उन सभी प्रयत्नों को कहते हैं जिनका लक्ष्य किसी जन समुदाय की आर्थिक स्थिति व जीवन स्तर को सुधारने के लिए किया जाता है। समझे? वो सारे के सारी कोशिशें, वे सारे के सारे प्रयास जो जन समुदाय की जो आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए, उनका जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए करे जाते हैं, तो वो सारे किन उपायों में आते हैं? आपके नीति निर्माण की दृष्टि से वो सारे उसके प्रयत्न होते हैं आर्थिक विकास की समृद्धि के लिए। देखिए, अब 3 पूछे हैं तो लिख देते हैं। निजी वाहनों की जगह सार्वजनिक वाहनों का प्रयोग करना चाहिए, है ना। सड़क पर जितनी कम गाड़ियां रहेंगी उतना कम प्रदूषण होगा, क्योंकि ये आपका क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? पर्यावरण को रोकने के लिए, कौन से पर्यावरण को? वायु प्रदूषण को रोकने के लिए आपको उपाय बताने हैं। तो हमने लिख दिया बच्चों, कौन कौन से लिख दिए? एक सेकेंड। निजी वाहनों की जगह हमें क्या करना चाहिए? सार्वजनिक यानी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करने चाहिए। जितनी गाड़ियाँ कम रहेंगी उतना कम प्रदूषण भी होगा। दूसरा, वायु प्रदूषण को रोकने के लिए अपने वाहनों को सही से ख्याल रखें और समय समय पर प्रदूषण की जांच करवाते रहें। अगर प्रत्येक नागरिक इन सब चीज़ों की जिम्मेदारी ले लेगा तो डेफिनेटली क्या होगा? प्रदूषण कम होगा। और प्रदूषणकारी उद्योगों के लिए शहरी क्षेत्र से दूर अलग से क्लस्टर बनाना, ये भी बहुत ज़रूरी है वायु प्रदूषण के लिए। बच्चों, बहुत सारे उपाय हैं जो हम वायु प्रदूषण कम करने के लिए कर सकते हैं, और ये अपने लेवल पे अगर हम कर लें तो काफ़ी फर्क पड़ेगा। चलिए, अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, पर्यावरण के परिणाम राष्ट्रीय और राज्य की सीमाओं का सम्मान नहीं करते, कथन की व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन क्या है? समझ में आ रहा है आपको? हर एक देश, हर एक राज्य की अपनी बाउंड्री होती है, लेकिन जो पर्यावरण होता है वो किसी की सम्मान नहीं करता, वो अपने हिसाब से चलता है। देखो कैसे? प्रकृति भौगोलिक सीमाओं द्वारा अपनी सीमा तय करती है, ना कि राजनीतिक सीमाओं द्वारा, जबकि राज्य और देश की सीमाओं का निर्धारण राजनीतिक निर्धारण होता है। हम देश को अलग कर लेते हैं, ये भारत है, ये पाकिस्तान है, ये चाइना है, लेकिन प्रकृति तो नहीं करती। प्रकृति या पर्यावरण को इस बंधन में नहीं बांध सकते। प्रदूषण, ओजोन छिद्र, हरित गृह, है ना, ग्रीन हाउस जो प्रभाव होता है, मरुस्थलीकरण, जैव विविधता के नुकसान, तेल रिसाव, नाभिकीय आपदाएं, खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन, ये सब क्या हैं? ये सब वैश्विक पर्यावरण की कुछ समस्याएं हैं जिनको सामूहिक ध्यान देने की आवश्यकता है। ये कहीं भी सभी जगह हो रही है। अगर इनकी परेशानी है तो हर जगह है। इनको ये नहीं है कि भारत में है अमेरिका को छोड़ देगा या चाइना को छोड़ देगा या पाकिस्तान को, ये सभी जगह हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या, कौन सा हो गया? ये आपका प्रश्न नंबर 8 का उत्तर हो गया। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। प्रश्न नंबर 9 क्या है? ये थोड़ा सा बड़ा लिखना पड़ेगा, वैसे तो एक कहानी सी है, आप लिख लोगे, आप जानते भी हो इसको अच्छे से। पृथ्वी के पास सभी की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन है, लेकिन एक व्यक्ति के लालच को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। ये कथन विकास की चर्चा के लिए कैसे प्रासंगिक है? चर्चा कीजिए। बच्चों, ये क्या बोला है? क्योंकि हमारे पास जो संसाधन है वो लिमिटेड है ना, और इसमें बोला है कि हम संसाधन का अगर ठीक से प्रयोग करें तो हर एक कोई कर लेगा, लेकिन अगर हम उसका दुरुपयोग करेंगे तो वो किसी की भी पूर्ति नहीं करेगा, ये बोला गया है। तो आप इसका उत्तर इस तरीके से लिखिए। पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के साधन पाए जाते हैं जिनका उपयोग मनुष्य अपनी विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करता है। तब यह साधन संसाधन बन जाते हैं। ये संसाधन सीमित मात्रा में उपलब्ध है। यदि मनुष्य बुद्धिमत्ता से इन संसाधनों का प्रयोग करे तो वह सभी जरूरतों को पूरा कर सकता है। यदि संसाधनों का दुरुपयोग न किया जाए तो इसका प्रयोग करके विकास की प्रक्रिया को निरंतर जारी रखा जा सकता है, किंतु यदि इन संसाधनों का प्रयोग निजी स्वार्थ के लिए किया जाएगा तो ये वह व्यक्ति को स्वार्थ को भी पूरा नहीं कर पाएगा। यदि इन संसाधनों का अंधाधुंध प्रयोग करा गया, क्योंकि हमारे पास सीमित है ना, तो अगर हमने ऐसे ही उल जलूल इनका प्रयोग करा तो ये समाप्त हो जाएंगे। नवीकरणीय संसाधन सीमित हैं और जिनका एक बार प्रयोग करने पर या तो वो खत्म हो जाते हैं या फिर करोड़ों साल में बनते हैं। इनका प्रयोग हमें सोच समझ कर करना चाहिए। बच्चों, पूर्ण विराम लगा लेना, है ना, जहाँ पे पूर्ण विराम नहीं लगे हैं।
सोच समझ के करना चाहिए। इनका प्रयोग करते हुए हमें अपनी आने वाली पीढ़ी के बारे में भी सोचना होगा। उपयुक्त कथन महात्मा गांधी जी ने सर्वथा उचित ही कहा है। ये जो ऊपर कथन देख रहे हो ना, ये महात्मा गांधी जी के द्वारा कहा गया है। तो उन्होंने सही कहा है कि संसाधनों का प्रयोग सही से करेंगे तो सभी के लिए पूरे हो जाएंगे, लेकिन अगर इनका दुरुपयोग होगा तो ये पूरा नहीं कर पाएंगे। तो ये हो गया आपके प्रश्न नंबर 9 का उत्तर। अब आ जाते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ, जो आपका आखिरी क्वेश्चन है, जो आपके 3 और 5 नंबर के हैं। फिर आगे आपके सूत्र आधारित छोटे छोटे से 4 क्वेश्चन है बस। विकसित देशों और विकासशील देशों के बीच अंतर का उल्लेख कीजिए। तो विकसित देशों में विकासशील देशों की अपेक्षा निर्धनता काफ़ी कम होती है, ये तो आप जानते ही हो। अमेरिका में हमारे से बहुत कम गरीबी है, जापान की बात कर लो, है ना। लेकिन जो हमारे विकासशील देश हैं जैसे भारत हो गया, इस तरीके से यहाँ पे ज़्यादा गरीबी होती है। विकसित देशों में साक्षरता दर बहुत ज़्यादा होती है, ज़्यादा लोग पढ़े लिखे होते हैं, जबकि विकासशील देशों में कम होती है। ये भी सही है, इससे भी आप एग्री करोगे, सारी बातों से आप एग्री करोगे। हम अंतर ही तो बता रहे हैं। विकसित देशों में तकनीकी बहुत ज़्यादा एडवांस होती है, जबकि विकासशील देशों में तकनीकी इतनी विकसित नहीं होती। भाई टेक्नोलॉजी भी उनकी बहुत हाई फाई होती है। विकसित देशों में स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं बहुतायत मात्रा में यानी कि बहुत ज़्यादा होती है, और विकासशील देशों में स्वास्थ्य संबंधी जो सुविधाएं होती हैं इतनी बेहतर अवस्था में नहीं होती, है ना। तो ये हो गया हमारे प्रश्न नंबर 10 का उत्तर। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों कितनी मेहनत करनी पड़ी है इसके लिए। चलिए अब आ जाते हैं सूत्र आधारित प्रश्न है। ठीक है, ये आपके सूत्र आधारित प्रश्न है। विकास का देखो, अब मैं थोड़ा सा आपको अनुच्छेद बता देती हूँ। अनुच्छेद में क्या लिखा गया है आपको पढ़ के बता देती हूँ, फिर आपको कराती हूँ। देखो, एक बार यह एहसास हो जाता है कि भले ही आय का स्तर महत्वपूर्ण है, कि देखो आय का स्तर जो है महत्वपूर्ण हो सकता है, और विकास के स्तर के लिए ये अपर्याप्त उपाय जरूर है। हम अन्य मापदंडों के बारे में सोचना शुरू करते हैं। ऐसी कसौटी की एक लंबी सूची हो सकती है, लेकिन ये इतनी उपयोगी नहीं होगी। वो कह रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो किस चीज़ में होती हैं, विकास के स्तर में सहायक होती हैं। हो सकता है कि आय का स्तर बहुत महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ों की एक छोटी संख्या है। स्वास्थ्य और शिक्षा संकेतक जैसे हम केरल और महाराष्ट्र की तुलना में उपयोग करते हैं, उनमें से एक है। तो ये क्या है, अगर हमें विकास देखना है तो क्या होता है, स्वास्थ्य और शिक्षा संकेतक बहुत ज़रूरी होते हैं, जैसे हमें महाराष्ट्र में और केरल में देखने को मिलते हैं। पिछले एक दशक में स्वास्थ्य और शिक्षा संकेतक विकास के उपाय के रूप में आय के साथ साथ व्यापक रूप से प्रयोग करे गए हैं, है ना। आप जानते हो, उदाहरण के लिए देख लो, यूएनडीपी ने जो प्रकाशित करी है मानव विकास रिपोर्ट, उसमें उन्होंने बताया लोगों के लिए शैक्षिक स्तर, उनकी स्वास्थ्य स्थिति और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर देशों की तुलना करते हैं। ठीक है, उन्हें ये सब चीज़ें चाहिए तभी वो देशों की तुलना करते हैं। तो चलिए बच्चों, अब कर लेते हैं इसके छोटे छोटे से प्रश्न है, फटाफट आप कर लोगे। विकास का स्तर मापने के लिए आय का स्तर अपर्याप्त क्यों है। विकास का स्तर मापने के लिए आय का स्तर, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि की भी उतनी ही आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इसलिए है। तो एक लाइन में आंसर लिख दो, बहुत है ये, क्योंकि एक नंबर मिलना है, तो ये हमारा ठीक है। ठीक है, दूसरा, मानव विकास रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है, यूएनडीपी करता है। हम बार बार पढ़ रहे हैं इसकी चीज़ को। विकास के, है ना, मानव विकास कौन करता है, यूएनडीपी, और विश्व बैंक क्या करता है, वो आर्थिक विकास। ठीक है, विकास के मापन के लिए संकेतों की एक सूची बनाइए। तो शैक्षिक स्तर चाहिए, स्वास्थ्य की स्थिति चाहिए, और प्रति व्यक्ति आय लिख दीजिए, बहुत है आपके 1 नंबर लेने के लिए। अब ऊपर जो एक अनुच्छेद दिया गया है उसका संक्षिप्त विवरण लिखना है ना, 1 नंबर मिलना है। तो आपको पूरा जो अनुच्छेद दिया गया है उसको निचोड़ लिख दीजिए। तो क्या लिखेंगे आप, विकास के स्तर के लिए शैक्षिक स्तर, लोगों का स्वास्थ्य की स्थिति, प्रति व्यक्ति आय, सभी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। अगर इनमें से किसी एक को भी हम छोड़ देते हैं तो वह विकसित देशों की श्रेणी में नहीं आ सकता। तो ये हो गया आपकी आज की वर्कशीट, एसएसटी की वर्कशीट नंबर 60। और होपफुली आपको वीडियो बहुत हेल्पफुल रही होगी। मैंने मेहनत तो बहुत की है। तो बच्चों, आपको क्या करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। ठीक है, विद नोटिफिकेशन बेल। थैंक यू स्टूडेंट्स, फिर आऊँगी आपकी अगली वर्कशीट लेकर।